कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली बिलोंग करता है क्लास के साथ में, अगर हम कंस्ट्रक्टर को स्टैटिक बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज कैन नॉट बी क्रिएटेड स्टैटिक, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर तो यही है, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं इस क्लास का भी कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ और अगर मैंने इसके अंदर स्टैटिक कीवर्ड लगा भी दिया तो क्या एरर दिखा रहा है? illegal modifier, the constructor in type q5 only public protected and privates are permitted। क्योंकि अगर आपका देखो स्टैटिक का रोल होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट या एक ऐसा मेंबर जो कि क्लास की मेमोरी में क्रिएट हो रहा है, जबकि कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली रिलेट करता है ऑब्जेक्ट से, और जो चीज ऑब्जेक्ट से रिलेट करती है वो स्टैटिक नहीं हो सकती। ओके, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसलिए इसी वजह से कंस्ट्रक्टर कांट बी स्टैटिक। सेकेंड क्वेश्चन आपका है व्हाट डू यू मीन बाय पैकेज प्राइवेट। कोई बात नहीं, इस चीज के लिए मैं भी आऊंगी क्योंकि मुझे आप लोगों को एक्सेस मॉडिफायर्स करानी है, ठीक है। तो एक्सेस मॉडिफायर्स के अंदर जब मैं आऊंगी तो मैं आप लोगों को पैकेज जो है वो मैं बताऊंगी कैसे यूज करना है, लेकिन पैकेज को हम प्राइवेट नहीं करते कभी भी। ओके, पैकेज कैन नॉट बी प्राइवेट बट अदर मेंबर्स लाइक क्लास कैन बी प्राइवेट, मेथड कैन बी प्राइवेट एंड वेरिएबल कैन बी प्राइवेट ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे सॉरी माय मिस्टेक, क्लास कैन नॉट बी प्राइवेट ऑल्सो। तो यहाँ पे अगर आप कभी भी क्लास बनाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो देखो प्राइवेट क्लास बनाता ही वो क्या बोलेगा? इलीगल मॉडिफायर बोलेगा, बिकॉज क्लास को या तो आप सिर्फ पब्लिक बना सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट बना सकते हो या फाइनल बना सकते हो, प्राइवेट नहीं बना सकते। प्राइवेट कीवर्ड जो है वो कहाँ पे लगता है? सिर्फ वेरिएबल्स एंड मैथड्स के साथ में। ओके, इवन अगर मान लो कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर को भी अगर मान लो हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो प्राइवेट डिक्लेयर करने में ये प्रॉब्लम तो नहीं करेगा, बट देन दिस कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर क्लास। मतलब किसी दूसरी क्लास में जाके मैं फिर इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकती, सिर्फ विद इन क्लास बना सकती। ओके, तो इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। तो कंस्ट्रक्टर कैन बी प्राइवेट बट इट इज रिस्ट्रिक्टेड ऑल्सो बिकॉज इट लिमिट्स द फंक्शनलिटी ऑफ अ क्लास। मैम यदि वर्किंग जानना है कि प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है स्पेसिफायर, ये किस तरह से प्राइवेट मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देता है डेटा को कि हम एक्सेस नहीं कर पाते, तो इसके लिए कौन सा तरीका? देखो इसके लिए वर्किंग तो नहीं देख सकते बट इसका मैं मीनिंग बता सकती हूँ। चलो एक बार आइडिया दे देती हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स सी। अगर मैं प्राइवेट की बात करती हूँ तो प्राइवेट मॉडिफायर जो है बेसिकली प्राइवेट इज एन एक्सेस मॉडिफायर which limits the access of a variable, method or constructor to a class only. Anything which is declared as private cannot be accessed from any object of the class from outside of class, या फिर कह सकते हो from any other class in same package and from different package also। ठीक है, तो बेसिकली प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? देखो यूजुअली हम एक ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं सो ऑब्जेक्ट हमें क्या फंक्शनलिटी देता है कि हम एक क्लास के सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। लाइक मुझे वेरिएबल एक्सेस करना है, मुझे मेथड एक्सेस करना है क्लास का, तो आई कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट। बट समटाइम्स ना अगर किसी क्लास के लिए हमें ये फील होता है कि लाइक मुझे क्लास में एक पर्टिकुलर वेरिएबल चाहिए बट आई डोंट वांट टू शेयर दिस वेरिएबल विद एनीवन, आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट द फंक्शनलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर वेरिएबल और मेथड टू दिस क्लास ओनली, ताकि इस क्लास में जो है वो इसको यूज कर सके बट बाकी सब यूज ना कर सके। ऐसा सिक्योरिटी रीजन से भी होता है। इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि हमारा बहुत वाइडली यूज होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी।
आपको याद होगा, आप लोगों को थोड़े दिनों पहले मैंने एक एंटिटी क्लास बनाई थी, राइट, जिसके अंदर यस मैम। हमने वेरिएबल्स बनाए थे और सेटर गेटर बनाए थे। अब देखो, यूजुअली जब आप आगे चल के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो प्रोजेक्ट्स में भी आप एंटिटी क्लासेस बनाओगे। एंटिटी क्लासेस के अंदर हम क्या करते हैं कि हम जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सबको क्या डिक्लेयर कर देते हैं, प्राइवेट डिक्लेयर कर देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो अगर मान लो मुझे क्या करना है, मुझे कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसको हम प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं ताकि कोई भी आउटसाइड क्लास इन वेरिएबल्स को डायरेक्ट एक्सेस ना कर सके ऑब्जेक्ट की हेल्प से, राइट। अब इसकी इनडायरेक्ट एक्सेस देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग वन सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम सेटर गेटर को लगा देते हैं। तो अगर मान लो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर क्या चाहिए, सेटर गेटर चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, तो मान लो मैंने जनरेट किया गेटर सेटर्स, सिलेक्ट ऑल किया, जनरेट किया, तो अब ऐसे में हम सेटर गेटर लगाते हैं कि मतलब अगर मुझे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को सेट कराना है तो मैं ob.id या ob.course करके उसकी वैल्यू को सेट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, सिर्फ उसके मेथड को कॉल करूंगी और मेथड इसका काम कराएगा, क्योंकि मेथड तो अपनी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है लेकिन आउटसाइडर आके नहीं कर सकता इसको डायरेक्ट एक्सेस। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से एक्सेस को लिमिटेड बना रहे हैं सिक्योरिटी रीजन से, क्योंकि अगर किसी को इन वेरिएबल का एड्रेस मिल जाए तो इस एड्रेस की हेल्प से वो हमारे सिस्टम को हैक कर सकता है या डेटा को लीक कर सकता है, अगर मान लो आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। सो दिस इज द रीजन व्हाई दीज एंटिटी वेरिएबल्स आर क्रिएटेड एज प्राइवेट, सो दैट इसका डायरेक्ट एक्सेस ना मिले, क्या मिले, इसका एक्सेस मेथड के थ्रू मिलेगा, राइट। तो ये इसका रियल टाइम यूसेज होता है। क्लियर हुआ प्राइवेट का एक्सेस क्या है? यस मैम। इसको मैं आपको एक रियल प्रोजेक्ट्स में दिखाती हूँ। मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स पड़े हैं स्प्रिंग के, हाइबरनेट के, देयर आई कैन शो यू दैट आल्सो द रियल यूज ऑफ दीज प्राइवेट वेरिएबल्स। तो मेनली हमारी जो भी एंटिटी क्लास बनती है ना, उसी के अंदर हम इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। सी यहाँ पे मेरा एक प्रीवियस प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है, लेट मी चेक। सी दिस इज माई यूजर क्लास एक्चुअली, तो ये स्प्रिंग का प्रोजेक्ट है हमारा जिसमें एनोटेशंस वगैरह भी लगी हुई हैं। एज यू कैन सी इस एंटिटी क्लास इज नेम इज यूजर, और यूजर क्लास के अंदर हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स क्रिएटेड हैं, आईडी, नेम, सिटी, स्टेटस, सबके सब क्या है, प्राइवेट डिक्लेयर्ड है। व्हाई? टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ देम टू अदर क्लासेस। अब किसी भी को भी इन वेरिएबल को एक्सेस करना है तो या तो वो क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से इनको इनिशियलाइज कर रहा है, या फिर इसके गेटर सेटर की हेल्प से इसको इनिशियलाइज करेगा। तो दिस इज हाउ द थिंग एक्चुअली वर्क्स। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होता है, इसी तरीके से एंटिटी क्लासेस क्रिएट करनी होती है जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, और प्रोजेक्ट के अंदर एंटिटी क्लासेस के अंदर आप वेरिएबल्स को नॉर्मली प्राइवेट ही रखोगे, ठीक है, ताकि हम सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रख सके यहाँ पे। फाइन, कभी टाइम मिलेगा तो आपको मैं प्रोजेक्ट रन करके भी दिखा दूंगी ठीक है, क्योंकि दीज आर वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट्स और ये बने थे मेरे जावा 20 में। अब मैंने अपना सिस्टम अपग्रेड कर दिया तो 21 ले लिया, तो इस वजह से सब में क्रॉस साइन आ रहा है, तो इनको मुझे ठीक करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वर्जन ऑफ जावा। तो इस तरीके से ना आप लोगों का क्या रहता है कि जितनी भी एंटिटी क्लासेस बनती हैं वो इसी तरीके से बनती हैं, और इन क्लासेस के अंदर आपको इसी टाइप की रूल को फॉलो करना होता है। क्लियर हो गया अभी प्राइवेट का यूसेज? यस मैम। ओके, सो इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जावा बीन क्लास एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जावा क्लास। आई थिंक ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ही पूछे तुमने मुझसे, राइट? नो मैम, मैं नोट
पढ़े थे, तो उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कि इसका लॉजिक क्या है, मतलब डिफरेंट क्यों है। जावा बीन क्लासेस जो होती हैं, एक्चुअली दीज आर नॉर्मल, बेसिकली बीन क्लासेस आर एंटिटी क्लासेस। एंटिटी क्लासेस को ही हम बीन क्लास बोलते हैं, क्योंकि जब हम जावा में प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, सो व्हेन वी क्रिएट बीन क्लासेस एक्चुअली टू कंबाइन द फंक्शनलिटी ऑफ वन क्लास इनटू वन बीन, सो दैट उस बीन को कहीं पर भी जाके यूज कर सके इजिली, राइट। तो नॉर्मल जावा क्लास जो होती है उसके अंदर मेन मेथड भी रहता है या फंक्शंस भी रहते हैं, और उसमें हम अदर टास्क भी कर सकते हैं। बट बीन क्लास में हम एक पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर फोकस करते हैं और उस एंटिटी से रिलेटेड मेथड्स को क्रिएट करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल शिफ्ट एंड अनसाइन शिफ्ट। देखो, जब आप बात करते हो नॉर्मल शिफ्ट ऑपरेटर की, तो राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जब आप लोग यूज करते हो, तो ये क्या करता है, आप लोगों की वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू रहती है, न्यूमेरिक वैल्यू स्पेसिफिकली, उसको ये बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसकी बिट्स को फिर राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट करके नंबर को इंक्रीज डिक्रीज करता है। आप लोगों को इतना आइडिया है कि मान लो आप राइट शिफ्ट करते हो वेरिएबल को या लेफ्ट शिफ्ट करते हो, तो वैल्यू कितना इंक्रीमेंट होती है और कितना डिक्रीमेंट होती है? आइडिया है किसी को? राइट शिफ्ट में और लेफ्ट शिफ्ट में आपकी वैल्यू कितनी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने ए के अंदर 100 को स्टोर किया और उसके बाद मैंने लिखा ए राइट शिफ्ट 1 बिट, तो कितना शिफ्ट होगा वैल्यू? मतलब मेरे पास अब क्या वैल्यू आएगी बी के अंदर? एनी आइडिया? मैम 100 आ जाएगी शायद। कितनी आएगी? 50 आएगी। गुड। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की तरह बोल रही हूँ ना, तो राइट शिफ्ट क्या करता है, इट रिटर्न्स द हाफ ऑफ वैल्यू अपॉन शिफ्टिंग वैल्यूज 1 बिट। तो अगर 2 बिट होता तो ये 25 देता, 3 बिट होता और कितना देता? चलो, बी के अंदर अगर मैंने ए को राइट शिफ्ट किया होता 2 बिट्स, तो ऐसे केसेस में ये क्या रिटर्न करता? 25। और अगर मैं बी के अंदर क्या करती, इसको 3 टाइम शिफ्ट करती, तो क्या जाता है आंसर? 12 देगा, क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं होगी। तो यहां पर इस तरह से आएगा। और अच्छा, अगर मान लो हम इसको फर्दर शिफ्ट करते जाएं, इसके बाद मैंने इसको कितना किया, 4 बिट, तो 4 बिट के केस में ये कितना देगा? 6 दे देगा, राइट। ऐसे ही अगर आपने बी को क्या किया, 5 टाइम शिफ्ट कर दिया, 5 बिट शिफ्ट किया, तो ये 3 रिटर्न करेगा। और फिर ऐसे ही अगर आपने बी को क्या किया, ए को 6 टाइम शिफ्ट किया, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1। और अगर मान लो मैंने बी को ए को ग्रेटर देन, मतलब सॉरी ग्रेटर देन कह रही हूँ, 7 बिट्स का शिफ्ट दे दिया, तो इस केस में ये क्या रिटर्न करेगा? 0। अच्छा, अब 0 तो आ गया। अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पर ए को शिफ्ट किया 8 बिट्स, तो क्या आएगा? 0 ही आना चाहिए। 0 ही आना चाहिए कि 0 से माइनस में जाएगा? माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम यहाँ पे राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट का यूज करते हैं, स्पेसिफिकली राइट शिफ्ट का जब यूज करते हैं, तो ऐसे केसेस में वैल्यू जब राइट शिफ्ट होती जाती है, तो वो कभी भी 0 के बियॉन्ड नहीं जाती, क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है। सेम वे में अगर मान लो हम यहाँ पे वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, सो लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, इट रिटर्न्स द डबल ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। इफ वी शिफ्ट बाय 1 बिट, 1 बिट में ये क्या शिफ्ट करता है बेसिकली, मतलब सॉरी 1 बिट शिफ्ट करने पर ये क्या रिटर्न करता है, यहाँ पर डबल रिटर्न करता है। मतलब अगर मैंने इसको 100 दिया तो ये मुझे 200 देगा, और अगर मैंने 100 को 2 बिट शिफ्ट किया तो ये मुझे 400 देगा, क्योंकि 100 का 200 होगा, फिर 200 का 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है। क्लियर हुआ राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है? यस मैम। ठीक है, तो अगर मान लो अगर मैं यहाँ पर
इसी चीज को अनसाइन में यूज करती हूँ। तो अनसाइन का किसी को आइडिया है कैसे वर्क करता है? एनी आइडिया? मैम शायद ये कंडीशंस में लगता है और दूसरी वाली जो कंडीशन रहती है कि उसमें वो मतलब नहीं जाता है, अगर पहली वाली ट्रू हो जाती है तो दूसरी वाली में नहीं जाता है। तो देखो, अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पे कभी भी अनसाइंड का यूज करते हो, तो अनसाइंड क्या करता है, यहाँ पर ये भी वैल्यूज को शिफ्ट तो करता है, राइट? लेकिन यहाँ पर ये क्या करता है, इसकी यूसेज एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि हमें शिफ्ट की तो समझ में आ गई कि कैसे वर्क कर रहा है राइट और लेफ्ट में, कि बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और वैल्यूज को राइट या लेफ्ट में शिफ्ट करके वैल्यू को हाफ या डबल कर देगा। अब अगर मान लो हम अनसाइंड शिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो अनसाइंड शिफ्ट में अगर मान लो मैंने इसको राइट शिफ्ट किया, तो ऐसे केसेस में ये क्या करेगा, इसका वैसे तो साइन आप ध्यान में रखना है कि ट्रिपल ग्रेटर देन साइन आता है इसके लिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इज ऑल्सो सॉरी इट शिफ्ट्स द बिट्स टू द राइट ऑल्सो, ठीक है, फिलिंग द लेफ्ट मोस्ट बिट विद 0। मतलब अगर वैल्यू ब्लैंक होती जाती है, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे मैं एक नंबर का बाइनरी लेती हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 00 या फिर मल्टीपल जीरोस लगा दिए और यहाँ पे मैंने 111 लगाया। अब अगर मान लो मैंने क्या किया, इस वैल्यू की पोजीशन ये करी कि इस तरीके से इसकी इंडेक्स है, राइट? तो दिस इज माय नंबर। अगर मैं इसको 1 टाइम राइट शिफ्ट करती हूँ, मतलब वैल्यूज को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि लास्ट वाला जो 1 है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और बाकी का नंबर जो है वो क्या होगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब आफ्टर शिफ्टिंग हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू आएगी और जो लास्ट में बिट ओवरफ्लो होगी, ओवरफ्लोड जो बिट होती है वो क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्मली क्या रहता है, जब आप यहाँ पर आओगे तो लेफ्ट मोस्ट बिट को ये क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका साइन कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या करता है, वैल्यू को शिफ्ट कर देता है। लेकिन बेसिकली इसमें और नॉर्मल शिफ्ट में डिफरेंस क्या आता है वो ध्यान में रखना है। देखो, अनसाइंड का मतलब क्या हो गया, जिसमें साइन नहीं है, राइट? तो साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कह लो कि इसको मतलब अनसाइंड वाले को नेगेटिव मिले पॉजिटिव मिले, ये सभी को एक जैसा ट्रीट करेगा। लेकिन अगर मैं मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर दे दूं, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल राइट या लेफ्ट शिफ्ट में, तो ये एक साइन बिट भी रखता है और साइन बिट जो होती है उसकी वैल्यू या तो 0 रहती है या 1 रहती है। 0 का मतलब क्या हो गया, प्लस, और 1 का मतलब क्या हो गया, माइनस। तो डिपेंड करेगा वैल्यू के ऊपर जब हम उसको शिफ्ट करेंगे कि उसकी साइन बिट पे इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा। ओके, तो ये चीज रहेगा, बस यही मेन डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। साइन बिट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस करेगा, अनसाइन बिट जो है वो नहीं करेगा। ओके, क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके, चलिए, तो फिर अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है एनीवन? चलिए, फिर एक काम करते हैं, इसमें हम फर्दर चलते हैं। लास्ट क्लास में हमारा इनहेरिटेंस का जो टॉपिक था उसके बाद में, चलो अभी हम एक्सेस मॉडिफायर्स को कर ही रहे थे, तो हम इस काम करते हैं, इसी से रिलेटेड हम एक टॉपिक कर लेते हैं आज, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे हम पॉलीमॉर्फिज्म कराने वाली थी, लेकिन इनकैप्सुलेशन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन कैसे वर्क करती है, इसको समझने के लिए मैं एक काम और करती हूँ।